नमस्कार, मैं प्रशांत रंजन आप सबका स्वागत करता हूं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में। लेखक जाने माने लेखक अभिलाष दत्त के उपन्यास बल्कि पहला उपन्यास भविष्यत के ऑनलाइन विमोचन समारोह में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। विमोचन समारोह की मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीता मैम का भी स्वागत है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेखक अभिलाष दत्त से मैं परिचय करा दूं। लेखक अभिलाष दत्त, आपका भी स्वागत है पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभिलाष दत्त ने जर्नलिज्म मास कॉम की पढ़ाई की है और साहित्य की ओर उनका बचपन से रुझान रहा है और न जाने कितने मतलब दर्जनों क्या सैकड़ों साहित्यिक कहानियां पत्रिकाएं इनके घर में मिल जाएंगी जिन्हें उन्होंने स्कूल और कॉलेज के दौरान से खरीद कर पढ़कर जमा रखा है। अभिलाष दत्त की पहली ही पुस्तक आई जो एक कथा संग्रह थी, पटना वाला प्यार, 10 कहानियों का संग्रह है। और जब वो पुस्तक आई 2 साल पहले तो उसमें अलग अलग तरह की कहानियां पढ़ने को मिली और काफी लोगों ने उसको एंजॉय किया और खास बात है कि हर उम्र के लोगों ने उसको पढ़ा। शीर्षक थोड़ा देखने से लग सकता है कि ये टीनेजर के लिए लिखा गया था, लेकिन उम्र के हर वर्ग के लोगों ने। फिर 3 साल के मेहनत के बाद अभिलाष दत्त ने एक फैंटेसी लिखा भविष्यत के नाम से। अब ये ब्रह्मांड, उसके रचना, उस पर आने वाले संकट और उस संकट का समाधान कैसे होता है, इन सब के बारे में है। और पुस्तक के बारे में, पुस्तक का जब विमोचन हो जाएगा तो अनीता मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बोलने के लिए, लेकिन पुस्तक के बारे में बता दूं। पुस्तक को मैंने पढ़ा है, अब हाल ही में पढ़कर खत्म किया है, क्योंकि उसकी कुछ कॉपी जब मिली थी तो मैंने भी ऑनलाइन मंगा लिया था अमेजोन से। अमेजोन पे पुस्तक उपलब्ध है और कई बुक स्टोर्स में भी उपलब्ध है। पुस्तक में 4 रक्षकों की कहानी है, सबके पास विशेष शक्तियां हैं और एकदम जो फैंटेसी होती है ना, फैंटेसी कैटेगरी की ये पुस्तक है भविष्य। अभी विमोचन जब होगा तो उसका कवर पेज और वो पेज खोलकर भी मैडम और लेखक दिखाएंगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अमूमन होता क्या है कि फैंटेसी के साथ लोगों के मन में ये धारणा बन जाती है कि फैंटेसी है तो बस वही होगा, इसमें जादू टोना तिलिस्म ये वो। लेकिन 202 पृष्ठों की पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने जो महसूस किया कि इसमें फैंटेसी के जरिए बहुत ही गंभीर मुद्दों, समकालीन विषयों की ओर लेखक ने इंगित किया है। जैसे उस पुस्तक में कई किरदार और कई घटनाएं ऐसी हैं जो इस पृथ्वी पर फैले प्रदूषण के कारण घटित हो रही हैं। और प्रदूषण तो बड़ा चैलेंज है। आप भारत में रह रहे हैं या फिर फ्रांस में रह रहे हैं या युगांडा में रह रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं आता, प्रदूषण झेलना सबको है। तो इस पूरे पुस्तक में जिस प्रकार से फैंटेसी के माध्यम से, फंतासी किरदार और फंतासी घटनाओं के माध्यम से प्रदूषण की ओर आगाह किया गया, उसे खतरों की ओर आगाह किया गया है, इसके लिए मैं लेखक को बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो ये भाई, क्योंकि प्रदूषण पर जब गंभीर चर्चाएं होती हैं, वैज्ञानिक चर्चाएं होती हैं, आंकड़ों, विश्लेषण ये वो, तो उन गंभीर चर्चाओं को आम लोग के लिए ग्राह्य नहीं होता है। लेकिन लेखक ने जिस तरह से सरल शब्दों में और आकर्षक ढंग से कथानक के माध्यम से, फंतासी किरदार के माध्यम से प्रदूषण के प्रति सचेत किया है, ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात जो लेखक ने इस फंतासी के माध्यम से हम लोगों के बीच रखा है वह है प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन। इसके लिए एक मनुष्य के रूप में हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है, मतलब मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत है। कम से कम मैं इस वसुधा का, इस धरती का इतने वर्षों से जन्म लेने के बाद अभी तक दोहन भी मैंने किया है, एक मानव रूप में, मानव अंग होने के रूप में। इसके प्रति भी ये पुस्तक भविष्य आगाह करती है। तो हमें लगता है कि जब समय बीतेगा, इसका नाम भविष्य है, तो भविष्य में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ये दोनों हमारे सामने चुनौती बन के मुंह बाए खड़ी रहेंगी। और जब जब प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का रोना हम मनुष्य रोएंगे, तब तब भविष्य की वो बात याद आएगी कि भविष्य में लेखक ने आगाह किया था। तो इस दृष्टि से भी आप भविष्य को पढ़िए। मतलब फैंटेसी तो इसलिए है कि आपको मजा आएगा, आप जानेंगे, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण विषयों को लेखक ने छुआ है। कुछ भी काल्पनिक नहीं होता इस दुनिया में। जो कल्पना हमें लगता है उसकी जड़ें यथार्थ से जुड़ी होती हैं। लेखक इस बात को भी कहना चाह रहा है। तो इस दरअसल कई मित्रों से भी चर्चा की मैंने भविष्य की, तो लोगों ने कहा कि ये तो जेके रॉलिंस की हैरी पॉटर जैसी होगी, मतलब इसमें कहानियां जादू टोना वाला होगा। हमने कहा नहीं,
पूरे 202 पृष्ठों की पुस्तक पहले पढ़िए और तब आपको लगेगा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण के बारे में इतने गंभीर विषयों को कैसे लेखक ने पानी की तरह सरल बनाकर पेश किया है। यही तो खासियत है भविष्य की। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग का एक पूर्व परिचय था पुस्तक के बारे में। मैं अनीता मैम, प्रोफेसर अनीता मैम से अनुरोध करूंगा कि पुस्तक का जो औपचारिक विमोचन होता है कोरोना काल में हम लोग, मैं विपुल से अनुरोध करूंगा कि पुस्तकों की प्रति दें, मैडम को दें, लेखक को दें और एक प्रति मुझे भी दें। धन्यवाद विपुल। मैं पहले विमोचन हो जाए उसके बाद बाकी सारी बातें होंगी। मैडम, पुस्तक का विमोचन आपके हाथों हो। ये मेरे हाथ में भी एक प्रति मिली है ताकि इसका औपचारिक विमोचन हो जाए। और ये बहुत शुभ घड़ी है, नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी की कृपा लेखक पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज ये ऑनलाइन विमोचन हो रहा है। अभिलाष दत्त के पुस्तक भविष्य, ये इनका पहला उपन्यास है, ओवरऑल दूसरी पुस्तक है। ये पुस्तक का कवर मैं आप लोग सबके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा सा मैम ऊपर उठाएं ताकि फ्रेम में दिखे। ये पुस्तक है, पहला पेज है और ये इसका बैक कवर है। ये पहला विमोचन हो रहा है। पूरे 202 पन्ने की ये पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको अनुभव, अलग तरह का अनुभव होने वाला है। धन्यवाद मैडम। पुस्तक का विमोचन, ऑनलाइन विमोचन हो चुका है। बात ये थी कि अगर ये कोरोना काल नहीं रहता तो जैसे पारंपरिक ढंग से पुस्तकों का विमोचन होता है वैसे हम लोग करते। पहले भी अभिलाष की पहली पुस्तक का विमोचन हम लोगों ने किया था लेखे मंजूषा के द्वारा वहाँ सभागार में, और कई सारे साहित्य प्रेमियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। तो इच्छा तो यही थी कि अभिलाष दत्त की दूसरी पुस्तक, जो कि पहली उपन्यास है इनकी, इसके विमोचन में भी बिहार के, खास करके राजधानी पटना में रहने वाले साहित्य प्रेमी, साहित्यकार, युवा, कई अलग अलग वर्गों से लोग जो अभिलाष के पुस्तकों को पढ़ते रहे वो इकट्ठा हों और सब मिलकर हम लोग विमोचन करें। लेकिन चूंकि परिस्थितियां अलग है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ होती है तो प्रकृति ने एक रूप दिखलाया है और कोरोना काल में जीवन जीने का ढंग बदल चुका है और उसी बदले हुए ढंग में हम आज ऑनलाइन विमोचन पुस्तक का कर रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। साथ ही मैम अनीता मैम से मैं अनुरोध करता हूं कि मैडम पुस्तक और लेखक अभिलाष दत्त को आप आशीर्वचन के रूप में कुछ शब्द कहिए। नमस्कार। अभी भविष्य जो एक युवा लेखक, कहना चाहिए कि लेखक युवा जरूर है उम्र से, लेकिन लेखन में अत्यंत परिपक्व दिख रहा है। एक इस उम्र में इतना उपन्यास इस तरह से लिख जाना, ये निश्चित रूप से इनकी उपलब्धि ही नहीं है, इनके काल्पनिक शक्ति की तरफ ये इशारा करता है कि कितनी दूर ये कल्पना कर सकते हैं। और सिर्फ कल्पना इन्होंने नहीं की है, ये पूरा जो वाकया, इसमें फैंटेसी की बात हो रही थी, ये पूरी की पूरी फैंटेसी तो है ही, लेकिन फैंटेसी में बहुत सारी, इतनी मैं बहुत आश्चर्यचकित थी जब मैं पढ़ रही थी कि इसमें एक साथ मनोविज्ञान भी है, इसमें परा मनोविज्ञान भी है, इसमें चिकित्सा विज्ञान भी है, इसमें शास्त्र भी है, इसमें काव्य शास्त्र भी है। तो इतने सारे शास्त्रों को समेटकर इस छोटी सी उम्र में इसने कहां से इसको पाया। अब ये आश्चर्य जरूर मुझे है, जैसे अब इसने जिस फैंटेसी की रचना की है उसमें जो ऐसा करता है कि ये शरीर ऐसे निकले, एक चिड़िया के माध्यम से ये सारी बातें कही जा रही हैं, चिड़िया बोल रही है, चिड़िया से बातें हो रही हैं। लेकिन ये सच पूछिए तो ये फैंटेसी पूरी तरह से नहीं है, ये सच्चाई है। जब परामनोविज्ञान की बात, मैं अब इसके उपन्यास को पढ़ने के दौरान मैंने जो शोध किया था वह स्वप्न विज्ञान पर था। अच्छा। तो वो मुझे बहुत सारी चीजें उस समय ध्यान आने लगी, जिसमें मैंने ये पढ़ा था कि एक द्विधा आत्मा सिद्धांत है, दो आत्माओं का सिद्धांत। किसी में हमने पढ़ा कि 3 आत्माओं का सिद्धांत है। फिर इधर उपनिषदों के माध्यम से जाना कि 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर।
तो ये इतनी तरह की चीजें, और जब ये परा मनोविज्ञान और ये जब आती है तो ये निश्चित रूप से पूरी तरह फैंटेसी नहीं है। ये बहुत ही शास्त्रीय, बहुत ही गहन अध्ययन के उपरांत ये सब चीजें आती हैं। मैंने जिन चीजों को शोध के क्रम में जाना, उतना सब कुछ पढ़ने के बाद वो चीजें यहाँ बिल्कुल उस तरह से जीवंत रूप में उपस्थित है। वो फैंटेसी तो है ही आम लोगों के लिए, उनको लगता है ये कल्पना है, लेकिन वस्तुतः ये कल्पना नहीं है पूरी तरह से। क्योंकि ये जब आप उसमें जाते हैं, उस विज्ञान को पढ़ते हैं, तो आपका शरीर ये कहता है, जैसे दो आत्माओं का सिद्धांत, वो कहता है कि एक आत्मा आपके शरीर को जीवंत रखती है और एक आत्मा जब आप निद्रा में होते हैं तो वो घूमती है, और वहां उसका त्रिकाल दर्शन, वो त्रैलोक मतलब काल से परे है। तो जब काल बाधा उसके सामने नहीं है तो स्वाभाविक है कि वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों में जाएगी। और वहां ये कहा जाता है कि जब आप उस लोक में होते हैं तो वह लोक आपके लिए सत्य नजर आता है और यह लोक आपके लिए असत्य नजर आता है। यह मिथ्या लोक होता है, वह सत्य लोक होता है। जब आप जगते हैं तो फिर यह लोक सत्य नजर आता है, वह लोक असत्य नजर आता है, और उसको लोग सपना कहते हैं। तो ये स्वप्न का सिद्धांत जो है ना, बड़ा उसमें एक दो घटनाएं मैंने पढ़ी थी, उसकी चर्चा जरूरी है, और वो सच्ची घटना थी। उस क्रम में वो पूरी पुस्तक थी जिसमें घटनाएं थी कि एक व्यक्ति समंदर जहाज डूब रहा है और वहां से वो जिसको कहते हैं त्राहिमाम संदेश जाता है। लोग यहाँ पर उसको उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसको पकड़ नहीं पाते हैं, बहुत देर में पकड़ते हैं। एक आदमी आकर यहाँ बताता है, देखो वहां कोई समंदर में जहाज डूब रहा है। खैर यहाँ से बचाव दल जाता है, वहां जब जाता है तो देखता है कि जिस व्यक्ति ने इसको आकर यहाँ इन लोगों को खबर की थी कि वहां एक जहाज डूब रहा है, वहां जरूरत है सहायता की, वो व्यक्ति वहां बेहोश पड़ा है। अब ये क्या है? वो सच्ची घटनाएं थी उसमें। फिर इसने जिस नीली रोशनी काली रोशनी की बात की है, काली उजली रोशनी की बात की है, तो काली उजली रोशनी पर मैं अपना अनुभव फिर बताऊं कि कुछ ऐसा था जिसमें मैं बार बार कुछ कुछ सोचती थी। तो उस सोचने के दौरान मैंने सपने में देखा कि मेरे शरीर से कुछ बंद कमरे में मेरे शरीर से कुछ एकदम नीली रोशनी इतनी तेज है, इतनी आकर्षक है कि वो कहीं निकली चली जा रही है, मैं उसके पीछे खींचती चली जा रही हूँ। वहां ना कोई दीवार का बंधन है, ना कोई खिड़की का बंधन है, मैं उसके पास निकलती चली जा रही हूँ। अचानक मुझे ख्याल आता है कि वो खिड़की दरवाजे के पार मैं आ रही हूँ इधर बंद दरवाजे से, तो घर के लोग कितना घबराएंगे और मैं उससे वापस आना चाहती हूँ। लेकिन अब क्या है कि मैं उठना चाहती हूँ तो मेरा शरीर वहां काम नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल ये चीजें इसमें उपन्यास में मुझे दिख रही हैं कि वो चाहता है कि इस शरीर में से आंसू निकले, कुछ नहीं निकल रहा है। उसका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। तो ये चीजें मैंने खुद सपने में देखी है। अब किस अवस्था में देखी है तो खुद अध्ययन करना मुश्किल है, लेकिन ये मेरा एक अपना अनुभव है, किसी कथा कहानी का हिस्सा ये नहीं है। तो इसके उपन्यास को पढ़ते समय मुझे लगा कि इतनी दूर तक का अनुभव जिसको हम सामान्य ढंग से फैंटेसी कहकर नहीं निकल सकते, इसके पास इसने जिस 7 महामानवों की कल्पना की, मतलब की चर्चा की है, वो 7 महामानवों की चर्चा हमारे पुराणों में उपन्यास में है बिल्कुल। और जैसे हम लोगों ने अभी रामायण भी देखी तो रामचरितमानस के पर आधारित राम कथा की जो कई लगातार वो लॉकडाउन के कारण इस समय चल रही थी, उसमें राम ने समाधि लेते समय वो कहा है हनुमान को कि तुम यहाँ रहो, तुम्हें धरती पर रहना है लोगों के कल्याण के लिए। तो सभी लोगों ने ये देखा, कहाँ से पाया इस व्यक्ति ने, इसने इतना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये इतना आसान नहीं है इसको समझना। ये साधना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। साधना की बात मैं कह रही हूँ तो मुझे उसमें एक ये विशुद्धि चक्र की बात बार बार आती है। विशुद्धि चक्र जहां आता है तो ये पूरी की पूरी वो योग की बात आ गई, जहां से आप एकदम मूलाधार से उठते हैं और बिल्कुल ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं। और विशुद्धि चक्र तक जब आप पहुंचते हैं तो आपके पास बहुत तरह की विद्या आ जाती है, आप उसमें सिद्ध हो जाते हैं। तो वही सिद्धि यहाँ उन पात्रों में दिखती है, और सिद्धि के कारण ही वहां ये पात्र इस तरह से घूमते। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि जब आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो आपका शरीर काम नहीं करेगा, आप मृत्यु लोक को चले जाएंगे। इसकी भी चर्चा कई बार आती है। तो जब मृत्यु लोक को चले जाएंगे, ऐसा क्यों है?
उसमें फिर मैं एक घटना, वो चूंकि मैंने बृहदारण्यक उपनिषद और बहुत सारे उस समय अपने शोध के दौरान मैंने पढ़ा था, तो मतलब बहुत सी चीजें उसमें से मेरे सामने आने लगी। उसमें ये था कि जब आप नींद में होते हैं तो नींद में वो द्विधा आत्मा सिद्धांत ये कहती है कि जब आप नींद में होते हैं तो आपको कोई भी व्यक्ति, आप बिल्कुल दूसरे लोक में होते हैं। सपना जब देखते हैं तो आपको लगता है आप सपना देख रहे हैं, जो आपके आसपास लोग हैं वो भी सोचते हैं गहरी नींद में है, लेकिन वास्तव में आप किसी लोक का भ्रमण कर रहे होते हैं। और फिर वहां पर आयुर्वेद की बात भी आ जाती है कि वात पित्त कफ। अब अगर आप जैसे ही कहते हैं ना आयुर्वेद में आप जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि आपके अंदर जो रोग है वो किस कारण से, इसी 3 सिद्धांत पर उनकी चिकित्सा पद्धति चलती है। तो इस वात पित्त कफ के आधार पर तो उसमें उनका कहना है कि अगर आप किसी सोए हुए, गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को आप अचानक जब जगाते हैं तो वह जहां उसको पहुंचना चाहिए उस आत्मा को, वो वहां नहीं पहुंच के कहीं गलत जगह पहुंच जाती है आपके शरीर में। तो अब वहां नहीं पहुंचती है तो आप बहुत बार देखते होंगे कि जगने के बाद व्यक्ति 2 सेकंड तक या 4 सेकंड तक या कुछ 1 आध मिनट तक उसको लगता है कि मैं कहाँ हूं, इसलिए कि वो आत्मा सही जगह पर नहीं पहुंची होती है। ये कई तरह के ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसा संभव है कि मैंने पढ़ा हो और बहुत सी चीजें मुझे वो याद ना हो, लेकिन जितनी चीजें मुझे याद, वो पूरे आज से 20-25 साल 30 साल पीछे की बातें मुझे इस उपन्यास को पढ़ करके ध्यान में आने लगी कि इस बच्चे ने, इस युवा साहित्यकार ने, मेरे सामने तो बच्चा ही है, इतना बच्चा है, और मैं क्या कहूँ, मैं सच कहूँ तो इसको देख देख करके उपन्यास को हर पन्ने में मुझे लग रहा था कि ये ऐसा कैसे है। उसमें जैसे चिड़िया से बात करने की बात, आप सपने में कुछ भी कर सकते हैं, चिड़िया से भी बात कर सकते हैं, आप पहाड़ों से भी बात कर सकते हैं, पहाड़ों पर उड़ सकते हैं। अब इसमें कहीं उड़ने की और जाने की भी बात है कि वो ऐसे उड़ रहा है। वो मनोविज्ञान का पूरा पूरा सिद्धांत है कि आपकी इच्छा क्या है, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत है। वो पूरा मनोविज्ञान इच्छा पूर्ति का सिद्धांत है। उसमें फ्राइडियन थियोरी, एडलर्स थ्योरी, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो उसमें काम करते हैं। और उस इच्छा पूर्ति को लेकर के यहाँ जो बातें कही आपने, तो वो कहा कि यहाँ पर्यावरण को लेकर के या उसके दोहन को लेकर, पर्यावरण दोहन ये सारी चीजें ठीक है, उसके मूल में है, उद्देश्य वो है, लेकिन उस उद्देश्य को कितने मतलब करीने से उसको पेश किया गया है, ये आश्चर्य की बात है। नहीं, प्रशंसनीय तो है, लेकिन आश्चर्य के साथ प्रशंसनीय कि इतनी गहन समझ कहां से इसने पाई, कैसे इसकी, निश्चित रूप से इसको मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर कहीं न कहीं एक, जिसको कहते हैं कि दैवी शक्ति, वो उसके अंदर मौजूद है, जिसके कारण वो इतनी सारी चीजें जानता है। जैसे इसमें कल्कि के जन्म पूर्व, मतलब वो उद्देश्य क्या है, कल्कि भगवान अंत में उसका जो अंत होता है, उसका उद्देश्य है कि जो भगवान कल्कि होंगे उनकी हत्या की योजना हो रही है। अब आप थोड़ा उसको सोचिए कि भगवान कल्कि का, हम कहते हैं कल्कि अवतार है, लेकिन उस भगवान के को मारने की बात, ये कितनी शक्तियां लगी हुई उसको मारने के पीछे, कितने तरह के तंत्र की आजमाइश हो रही है। तो ये सच पूछिए तो कल्कि अवतार को मारना, ईश्वर को मारना, यानी हम सब के अंदर जो देवत्व है उसको मारने के लिए बहुत सारी जो कुशक्तियां, जिसको कह सकते हैं, बुरी शक्तियां हैं, वो लगी रहती हैं। लेकिन उतनी सारी वो 7 महामानवों की चर्चा करके इन्होंने ये बताया है कि हम उनको सिद्ध पाकर, हम उनको माने कि वे सभी इस धरती पर मौजूद हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, और तब हम उनके, क्योंकि उद्देश्य इस बालक के अंदर एक जो जिसको कहते हैं कि सद उद्देश्य, कि उसकी धरती की रक्षा होनी चाहिए, इस युग की रक्षा होनी चाहिए, यहाँ जो देवत्व है उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसके लिए इसने इतना बड़ा, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड, पूरा रच दिया है। और इसके ब्रह्मांड की रचना में बहुत सारी, जैसे एक इसने लिखा है कि बचपन के बाद स्नेह स्नेह ईश्वर से नाता टूटता जाता है। तो बचपन, ये हम लोगों ने भी, जो बहुत छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं अपने आप में हंसता है, मुस्कुराता है, उसकी बहुत सारी गतिविधियां होती है, देख देख कर लोग आश्चर्य, देखो बच्चा मुस्कुरा, अरे वो भगवान से बात कर रहा है, तो उसका सीधा सीधा भगवान से नाता है। उसके जो इसको ब्रह्मांड का जो स्तर होता है, सहस्त्रार का जो स्तर होता है, तो वो नहीं, सहस्त्रार जो बच्चे में होता है, यहाँ
तो ये तालु उसका पूरा खुला होता है, ये बिल्कुल नाजुक होता है, नाजुक। हड्डियां जुड़ी नहीं होती हैं। हाँ। तो आप इसको विज्ञान से, अध्यात्म से, योग से, इसको जैसे भी आप जोड़ना चाहें, ये बिल्कुल मतलब फैंटेसी इसने रची है। जरूर लोगों को, आम लोगों को फैंटेसी लगेगी, लेकिन इसमें इतना गहरा शास्त्र है कि उसको आप बच्चे को का जुड़ाव कितना ईश्वर से है, उसको भी ये महसूस करता है। कहता है कि बचपन के बाद धीरे धीरे उसका ईश्वर से नाता टूटने लगता है। वो धरती के इससे वो जैसे जैसे रमने लगता है, धरती के प्रपंच कहें ना, हाँ। उसमें रमने लगता है, तो उसका ईश्वर से धीरे धीरे नाता टूट जाता है। और फिर ये कहता है कि भविष्य, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ योग करो या सिर्फ ध्यान करो, ये कर्म को भी मानता है। इसकी बात यहाँ ये भी है कि ये कर्म, जिसको कहते हैं ना, तुलसीदास ने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्येवाधिकार है। तो ये कर्म प्रधान जो हमारा देश है, ये सिर्फ जो खाली पुलाव पकाने से नहीं चलता। तो उसमें भी ये कहता है कि भविष्य तो कोई देख नहीं सकता, और वह तो हमारे कर्मों पर आधारित होता है। ये सारी बातें करता है, लेकिन वो कर्म का साथ नहीं छोड़ता। वो कर्म को भी कहता है कि ये जो हमारी प्रकृति में, हमारे व्यवहार में, हमारी मनुष्यता में जहां भी गिरावट है, वहां उसके लिए आपको कर्म करना है। और उसी कर्म को स्थापित करने के लिए, ऐसा नहीं कि मनुष्य कर्म नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन उसके सोचने की दिशा कहीं ना कहीं भटक रही है। उस भटकाव को दिशा देने के लिए इसने कई जगहों पर वैसी बातें की हैं, जिसमें मैं अभी एक चीज, जिसमें घमंड आ जाता है। जब व्यक्ति के अंदर कुछ इसमें है कि जब आपको यौगिक उपलब्धियां मिलती हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो आपके अंदर एक घमंड भी आ जाता है। आप अपने आप को समझने लगते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त हो गया है। लेकिन जब आपके अंदर घमंड आएगा, तो आपका वो स्तर नीचे चला जाएगा। ये बिल्कुल शास्त्रीय चीजें हैं। और इस समय मुझे इस पंक्ति के आधार पर वो बात भी ध्यान आ रही है। एक चतुर्भुज सहाय जी हैं, रामाश्रय सत्संग का की संस्था है। तो वो चतुर्भुज सहाय जी बड़े सिद्धहस्त साधक थे। उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, साधना के रहस्य। वो चर्चा मैं इसलिए करना चाहूंगी कि जब उसमें हो रहा है कि वो शक्ति जब उसकी बढ़ेगी, तो उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसमें है ना ऐसी चर्चा कि जब उसकी शक्ति में बढ़ेगी, तुम्हारी शक्ति ऐसा करोगे तो ये शक्ति तुम्हारी 70 से 72% हो जाएगी, 40 से 50% हो जाएगी, 50 से इतनी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये जो शक्ति बढ़ेगी, इस शक्ति के बढ़ने में, ये मैंने साधना के रहस्य में भी पढ़ा था। वहां किसी का साधक का रहस्य था। चतुर्भुज सहाय जी तो बिल्कुल जीवंत संत थे। तो उनके अनुभव वहां थे। किसी ने लिखा कि जब गुरु जी ने कहा कि साधना में उनको आंख बंद करो, उनको विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा आंख बंद करो, आंख बंद की और वो कहीं के कहीं पहुंच गया। फिर उसको उतारा, कहा कि गुरु के माध्यम से ही तुम उस स्थल तक पहुंच सकते हो, और क्या तुम्हारा शरीर इतना बर्दाश्त करेगा? क्योंकि योग से अचानक, क्यों कहते हैं कि ये 7 चक्र बने हैं, आप एक एक करके उन सब चक्रों को जागरण कीजिए। आप अचानक से अगर आपको कोई ब्रह्मांड तक पहुंचा भी दे, सहस्त्रार तक पहुंचा भी दे कोई गुरु कृपा से, दैव योग से, तो आपका जो यह मिट्टी का शरीर है, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नसें फट जाएगी, आपके नाक मुंह से खून आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी चर्चा इसने यहाँ की है। कहाँ से पाया अभिलाष इतना? मैं सच कहूँ तो मैं इतनी, मतलब जिसको कहते हैं कि मैं मोहित हो गई इसके इस पूरे उपन्यास पर, कि मैं बाकी उसकी कथा कहानियों से ज्यादा मैं उसके इस पक्ष पर थी कि ये कैसे ये बालक इतना समझा, जिसको हम लोगों ने शोध के क्रम में इतना कुछ पढ़ा, माता पच्ची की, तब जाकर कुछ जाना, इसने इसको कैसे समझा। या तो इसका अध्ययन बहुत गहरा है, या इसके अंदर खुद कोई वैसी शक्ति है जो इसके से कुछ करवा रही है। क्योंकि ये कहता है ना, उसमें इसने लिखा है कि कोई शक्ति होती है जो करवाती है। तो अच्छा, ये तो इसके उपन्यास की चीज है कि जो इसके अंदर है। लेकिन जो लेखन होता है, लेखन का भी जैसे लोगों के अनुभव जब पढ़ेंगे, उस दौरान मैं अपने उसी शोध की बात ज्यादा करूंगी, क्योंकि वो उसी से जुड़ी हुई चीजें भी हैं यहाँ, कि वो जब लेखक, आप कई लेखकों के, रचनाकारों के अनुभव पढ़ेंगे, तो वहाँ ये रहता है कि किसी ने कहा ऐसा लगता है जैसे कुछ मेरे सामने बिल्कुल झड़ गया,
शब्द जैसे झड़ गए और मैंने उसको उतार लिया। तो या अमृता प्रीतम ने कहा कि मुझे लगता है जैसे किसी ने बैठा के लिखवा दिया। फिर जैसे आप तुलसीदास का ही ले कि हनुमान जी ने बैठ के लिखवा दिया। तो ये ऐसी शक्ति जहां हो जाएगी, जहां हनुमान जी बैठ के लिखवा दे, कोई शक्ति बैठ के लिखवा दे, कोई शक्ति आप पर आपको अपने इसमें ले ले, वश में ले ले और आपसे काम करवा ले, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। यह आपकी इस शक्ति को मैं बहुत जिसको कहूँ कि इस पर ये हूँ, महत्व इसको दे रही हूँ कि इस मायने में कि अभिलाष के अंदर जो क्षमता है उस क्षमता का विकास हो और भी अधिक विकास हो। और पता नहीं अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ बैठने में कि इतना होनहार युवा साहित्यकार जो हमारा भविष्य है, ये भविष्य है, ये मेरे बगल में एक भविष्य है और ये पुस्तक भविष्य है जो इसकी आंखों में ये चित्र, मैं थोड़ा चित्र पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगी कि ये आंखें इसकी देखिए, यहाँ कई तरह की, अब यहाँ त्रिशूल है, डमरू है, कैलाश पर्वत की बात इसमें हो रही है, अग्नि है, आंखें बड़ी हैं, आंखें बड़ी ही नहीं और लाल भी हैं, लाल हैं। तो जब आंखें लाल हैं तो एक दो घटना ऐसी हुई है कि बल्कि जीवंत माने अनुभव मेरा ही है कि किसी ने कहा कि उनके माता पिता समय पर नहीं पहुंचे थे, तो बालक ने कहा कि देखो क्या कहाँ है। अच्छा। तो बिल्कुल मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रही हूँ कि देखो क्या कि कहाँ है मम्मी पापा। तो बोला कि अरे क्या देखोगे मम्मी पापा को तुम। तो थोड़ी देर बाद वो कमरे में चला जाता है और बैठकर देखता है, फिर कहता है कि तब तक उसका छोटा भाई जाता है पीछे पीछे, अरे अरे देखो देखो ये क्या कर रहा है। तो उस व्यक्ति जो वो ध्यान में था, तो पीछे पीछे दूसरा व्यक्ति भी जाता है, तो देखता है कि वो ध्यान में है, लेकिन उसकी आंखें खुल जाती हैं, ये जो शोर होता है देखो देखो क्या कर रहा है, आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं। ये आंखें देख करके मुझे वही आंखें लाल की साधना टूटती है जब बीच में, तो वो आंखें लाल हैं। तो उसने पूछा कि अरे तुम क्या कर रहे थे, क्योंकि वो चिंतित था कि अभी तक लोग पहुंचे नहीं है, विलंब हो रहा है। तो उसने कहा कि मैंने देखा है कि वो आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और मम्मा जो है वो ट्रेन में ऊपर बैठी है पैर करके और पापा नहीं दिख रहे, उनको मैं खोज रहा था। तो कहा कि अरे तुम ट्रेन में देख भी लिया उनको। तो हाँ ट्रेन में हमने देख लिया, तो पापा को नहीं ढूंढ पाया। पता है उस व्यक्ति ने जब आने के बाद, वो एक्चुअली ट्रेन, इनको गलतफहमी हो गई थी कि वो टिकट कटा हुआ है और आज वो नहीं पहुंचे। अच्छा। वस्तुतः टिकट अगले दिन का था, तो इनको फिर वो पता चल गया किसी के माध्यम से कि वो अगले दिन आ रहे हैं। तो खैर मानसिक शांति तो हुई, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उसने बताया कि मैं सबसे पहले दौड़ कर गया ये देखने के लिए कि मम्मा क्या पहनी है, क्योंकि इसने बताया था कि वो बाथरूम स्लीपर पहन के बैठी है। तो कहा कि मम्मा बाथरूम स्लीपर पहन के बैठी है और शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे। तो कहा कि अच्छा ठीक है आएगी तो मम्मा देखूंगा कि पहले वो दौड़ कर बाहर जाता है, मम्मा क्या पहनी हो, अभी रिक्शे से वो उतरी भी नहीं थी, तो हवाई स्लीपर। 5 बजे क्या कर रहे थे, अभी वो घर के अंदर भी नहीं आई, इतनी उत्सुकता थी कि तुम इतना मम्मा 5 बजे कहाँ थी। तो बोले 5 बजे हम लोग कहाँ थे भाई, तो ट्रेन में थे। तो बोला पापा कहाँ थे, अरे भाई घर के अंदर आने दोगे। इतनी उत्सुकता थी। तो फिर अंदर आने पर ये बात हुई कि भाई पापा कहाँ थे, तो पापा वो रास्ते के लिए कुछ खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म पे उतरे थे, गाड़ी रुकी है, ये भी उस बालक ने बताया। ये मैंने उस बालक को देखा है। अब बताइए इसको आप सिर्फ फैंटेसी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपके अंदर वो सिद्धि होनी चाहिए कि वो, हाँ बिल्कुल। अब कुछ सिद्धियां आप प्राप्त करते हैं, कुछ सिद्धियां आपको जन्म से मिलती हैं। अब ये पता नहीं मेरे बगल का बैठा, कुछ मुझे भी सिद्धि मिल जाए इसके बगल में बैठने से, तो इसको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आशीष। ये भविष्य का बड़ा रचनाकार बने, और है ही, लेकिन एक भविष्य, सुनहरा भविष्य हिंदी साहित्य का दिख रहा है। और मेरा सारा आशीष और सारी शुभकामनाएं इस बालक के लिए, अभिलाष के लिए, और इसकी सारी अभिलाषाएं भी पूरी हों। बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर पढ़ें इस पुस्तक को, आपको बहुत मजा भी आएगा और बहुत सारी चीजें इसमें तलाशने की भी जरूरत लगेगी। आपको लगेगा कि इतनी चीजें इसमें, मैंने इसीलिए उसकी कथा कहानी पर नहीं, कुछ इसके इन मुद्दों को मैंने उठाया ताकि आपकी जिज्ञासा कुछ जग सके और आप किसको पढ़ने के लिए सोच सकें।
ये हल्की किताब नहीं है, बहुत गंभीर पुस्तक है जो बड़े बड़ों के बीच भी इसको मान्यता मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद मैम। और अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से प्रोफेसर अनीता राकेश मैम बता रही थी इस पुस्तक के विविध पहलुओं को। सच पूछिए तो इस पुस्तक को मैंने पढ़ा और इसके कई अंतर्निहित बिंदुओं को समझने का प्रयास किया था, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो एक दो बिंदु ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन अभी मैम ने जो विश्लेषण किया तो मुझे ध्यान में आ रहा था। जब मैम बोल रही थी तो मुझे सारी बातें याद आ रही थी कि अच्छा, इस वाले कहानी के हिस्से में चिकित्सा शास्त्र है, इसमें सिद्ध योग है, इसमें सहज योग है। अब ये सारी चीजें हमारे विज्ञान का हिस्सा है। अब ये अलग बात है कि आजकल स्कूल और यूनिवर्सिटीज में वो विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो थोड़े से सिलेबस है वही पढ़ के लोग इंजीनियर और साइंटिस्ट बन जा रहे हैं। उपनिषदों का विज्ञान पीछे चला गया है, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, ये अलग बात है। लेकिन जब मैम इन सारे चीजों का विश्लेषण कर रही थी तब मुझे ध्यान आ रहा था कि भविष्य जो पुस्तक है इसके अमुक हिस्से में अमुक चिकित्सा शास्त्र है, अमुक हिस्से में सहज योग है, इसमें सिद्ध योग है, स्वप्न विज्ञान है, पराविज्ञान है, मनोविज्ञान है, ये सारी चीजें मुझे ध्यान में आ रही थी। बहरहाल अब मैं चाहूंगा, चूंकि ऑनलाइन समय में भी हम लोगों को समय का ख्याल रखना चाहिए, लोगों की व्यस्तताओं का भी सम्मान करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि उपन्यास के लेखक हम सब के बीच उपस्थित हैं हमारे युवा साथी अभिलाष दत्त। अभिलाष दत्त से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने पुस्तक और दो शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर। किताब का लोकार्पण आज विमोचन हो गया अनीता मैम के हाथों, प्रोफेसर डॉक्टर अनीता राकेश मैम के हाथों। साथ में प्रशांत सर हैं, हम लोग के शिक्षक गुरु। आज मैं बोल लूँ, आज मैं धन्यवाद ही ज्ञापन कर देता हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद दे दूँ अपने सर प्रशांत सर को, मैम डॉक्टर अनीता राकेश मैम को, जो इतने कम समय कम नोटिस पीरियड में मैम समय दी। अपने दो दोस्तों को जो कैमरा पे हमारा साथ दे रहे हैं, गौरव जी हैं, विपुल हैं, अपने प्रकाशक समदर्शी प्रकाशन की पूरी टीम को, क्योंकि उन्होंने काफी खूबसूरत किताब बनाया है। वो कहते हैं कि उपन्यास की महक से ही पता चलता है उपन्यास कितना अच्छा बना है, तो इसकी महक मुझे आज भी पसंद आ रही है। महक तो शानदार है, महक तो शानदार है उपन्यास की सर। काफी खूबसूरत महक है वो, ये महक अंदर चली जाती है। हाँ, वो ये उपन्यास वाली ये दिल में महक चली जाती है। तो समदर्शी प्रकाशन का पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद उनको कर दूं, अपने बाबा दादी को, जिनके मुझे लगता है कि मैं उनके कारण लिख पा रहा हूँ, तो उनका धन्यवाद पहले हो जाना चाहिए था, मैं खुशी है पहले बोला। अपने परिवार के सभी सदस्यों का और अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद, और जिन्होंने 3 साल तक मुझे इस किताब के लिए मोटिवेट करते रहा, जो आपको लिखना है। मैंने एक समय ये लिखना छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था, जो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन 2019 में फिर से लिखना शुरू किया और 2019 के लास्ट होते होते ये किताब खत्म हुई, और इस साल किताब फाइनली हम लोग के हाथों में आ गई। भविष्य बहुत धन्यवाद अभिलाष आपका। और मैं चाहूंगा कि आप लोग पुस्तक को पढ़िए। मुझे लगता है कि अनीता मैम ने जितने सरल और आकर्षक ढंग से इस पुस्तक की समीक्षा ही कर दी और इसके छुपे हुए पहलुओं को बता दिया। अब इस ऑनलाइन कार्यक्रम को देखने के बाद जो लोग भविष्य पढ़ेंगे, मुझे लगता है अधिक आनंद आएगा। मतलब मैं तो पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इसे फिर से पढूं, ताकि मैम ने जिस ढंग से इसके अंतर्निहित गुणों को रेखांकित कर दिया हम लोग के सामने, और इतने सरल ढंग से किया। यही खूबसूरती होती है मतलब अच्छे लोगों की, कि वो बड़ी सी बड़ी बातों को भी सरल ढंग से बताते हैं। और जिस सरल ढंग से अनीता मैम ने इस पुस्तक के जो यूटिलिटेरियन वैल्यू उसको कहते हैं, जो अभी इसका सही हिंदी ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको किया है, उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अगर भविष्य पढ़ेंगे तो ये फैंटेसी से ज्यादा आपको यथार्थ लगने लगेगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद विमोचन समारोह में आने के लिए। अभिलाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो अपने सारे टेक्नीशियन हैं गौरव और विपुल, आप दोनों का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि तकनीकी सहयोग से ही ऑनलाइन विमोचन समारोह संपन्न हो रहा है। आप सभी ऑनलाइन विमोचन समारोह को फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। दर्शकों, पाठकों, शुभचिंतकों का दिल से आभार। अभिलाष जी एक धन्यवाद रहना भूल गया। आप जो ये मैप देख रहे हैं, इस मैप का डिजिटलाइजेशन फॉर्म किया है अश्वनी सर ने। ये मैंने हाथ से बनाया था, उसे डिजिटल में नहीं बना पा रहा था, तो इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे दूँ, जिन्होंने ये मैप मेरे लिए बना दिया।
और पीछे का बैनर के लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी हमारे मित्र हैं, अच्छे सहयोगी हैं, समय समय पर बहुत काम आते हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से भी धन्यवाद। तो बहरहाल इस विमोचन समारोह को हम संपन्न करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग पुस्तक आपको पसंद आएगी, पढ़िए। प्रतिक्रियाओं के लिए अभिलाष जी का फेसबुक पेज हमेशा प्रतीक्षारत रहेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।